Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 4th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 फरवरी 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है फॉकलैंड आइलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, जैसे वनाक्राय, पेटिया एंड एटर्नल ब्लू। कभी कभी ये टर्म्स न्यूज़ में आती हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है, क्या ये एक्सोप्लैनेट्स हैं, या फिर बी क्रिप्टो करेंसी है, या फिर सी साइबर अटैक्स है, या फिर डी मिनी सैटेलाइट्स हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, थंबनेल में लैब ग्रोन मीट के बारे में डिस्कशन हुआ है, यानी कि बिना जानवर को मारे मीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है, लंबे समय से इसकी चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक हम केवल चिकन की बात करते थे, जिसको हम लोग यहाँ पर सेल कल्चर्ड चिकन के नाम से भी जानते थे। बट अभी दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ आई है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ये बात कर रहे हैं लैब ग्रोन फिश मीट के बारे में। तो मछली का मीट जो कि लैब में ग्रो किया जाएगा। अब लैब में इसको ग्रो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, यानी कि बिना मछली को मारे इस प्रकार से फिश का जो मीट है उसको प्रोड्यूस करना। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस में 29 जनवरी को भी लेकर एक्सप्लेनर सेक्शन में एक बहुत डिटेल से आर्टिकल आया था कि लैब ग्रोन फिश क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ चिंताएं वाले विषय भी हैं, तो वो भी यहाँ पे हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको केवल फिश की बात नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊंगा लैब ग्रोन मीट के बारे में। आखिरकार ये जो मीट है इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लैब ग्रोन मीट को कुछ और नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल सेल कल्टीवेटेड मीट के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये वो मीट होता है जिसको हम क्या करते हैं, एक लैबोरेटरी में ग्रो करते हैं, लैब में ग्रो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाहे वो चिकन हो गया, चाहे वो यहाँ पर किसी और एनिमल का मीट हो गया, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉडी से कहीं से थोड़ा सा काट के जो मांस है वो निकाला जाएगा, थोड़ा सा मांस निकाला जाएगा, जिससे कि यहाँ पर उसके जो सेल्स हैं वो यूज़ कर सकें। उस एनिमल के जब सेल्स निकाले जाएंगे, वो मांस निकाला जाएगा, तो उसको लैबोरेटरी में उसके जो आइसोलेटेड सेल्स होंगे दोस्तों, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ में जब उसको ये सारा का सारा एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या होगा कि वो जो मीट है वो बेसिकली ग्रो करना स्टार्ट होगा। और वो मीट ग्रो होते होते इस लेवल पर आ जाएगा कि फिर हम उसको खा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है इस आर्टिकल में। समझ गए? होता क्या, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसमें एक बायो रिएक्टर की भी ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो एक तरीके से यहाँ से हमने क्या निकाला, थोड़ा सा सेल निकाला, मसल टिश्यूज़ निकाले, और वो जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया। फिर उसके बाद में उन मसल फाइबर्स को एक बायो रिएक्टर में डाल दिया। इससे क्या होगा, जो मसल फाइबर्स है वो और तेज़ी से ग्रो करेंगे। फिर वो जो मसल फाइबर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करने के बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट जो मीट है वो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर किसी जानवर को मारा गया, किसी जानवर की हत्या की गई नहीं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि एक छोटा सा कट लगा के जो सेल्स है वो ज़रूर से निकाले गए। कहोगे कॉन्सेप्ट अभी नया है क्या? नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने 2020 में इस प्रकार से जो सेल कल्चर्ड मीट होता है इसके ऊपर अप्रूवल दे दिया था। वो पहला देश कौन सा है हमारे दुनिया में? तो दोस्तों वो है सिंगापुर, जो कि यहाँ पर इस तरीके से इस मीट के बिक्री को अप्रूवल दे चुका है। ठीक है, अब इसमें सेल कल्टीवेटेड चिकन भी हो सकता है।
सेल कल्टीवेटेड चिकन क्या है? ये भी बेसिकली सिंपल सी बात है, जो चिकन का मीट है उसको लैब में ग्रो करना है। कैसे? बस चिकन के आइसोलेटेड सेल्स निकालेंगे, उसको ग्रो करेंगे लैब के अंदर में, और उससे यहाँ पर एक मीट का प्रोडक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और जब ये सेल है, जब अच्छे खासे नंबर में हो जाएंगे, सफिशिएंट नंबर में हो जाएगा, मीट का जो यहाँ पर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो उसमें कुछ एडिटिव्स अलग से मिलाएंगे ताकि उसका टेक्सचर, उसका देखने में यहाँ पर जो तरीका है जैसा देखते हैं, ताकि बिल्कुल सिमिलर लगे मीट के साथ में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस होता है लैब ग्रोन मीट में। अब यहीं पर ना एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जो ये सेल कल्टीवेशन वाली टेक्निक है या लैब में जिस प्रकार से मीट को ग्रो किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होगा दोस्तों। कहोगे क्लाइमेट चेंज? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लैब ग्रोन मीट होते हैं, ये एक बढ़िया सोल्यूशन दे रहा है जिससे हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यानी कि पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा, जो ये मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब मीट खा रहे हैं, मीट की डिमांड है मार्केट में, कई सारे लोग यहाँ पर खाते होंगे। अब होता क्या है कि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, जो गाय भैंसों का यहाँ पर प्रोडक्शन है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस यहाँ पर रिलीज होती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लाइव स्टॉक जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी वजह से 14.5% दुनिया भर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये भी यहाँ पर आप देख पाओगे, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है कि भाई ये काम नहीं करना पड़ेगा, तब हमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के ऊपर इतना जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लैब में इस प्रकार से मीट को ग्रो कर रहे होंगे। फिर दूसरा यहाँ पर बेनिफिट्स है इसका लैंड यूज एफिशिएंसी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये सेल कल्चर्ड मीट होता है इसको लैब में ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा मेथड होता है उसमें क्या होता है, जानवरों को पालना पड़ता है। और 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो लैब में मीट को कल्टीवेट किया जाता है दोस्तों, इसमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। जब बात करते हैं चिकन की तो 63% लेस जो लैंड है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतना कम प्रतिशत यहाँ पर ज़मीन चाहिए होगा। ऐसी पोक की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत कम ज़मीन चाहिए होगी, नहीं तो फिर अभी ऐसे प्रोडक्शन के लिए आप देख पाओगे बहुत सारा लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए होता है इनके आगे रेयरिंग के लिए। फिर बात आती है एनिमल वेलफेयर की। तो दोस्तों जो सेल कल्चर्ड मीट है इसका मेन मकसद ये भी है कि जो एनिमल स्लॉटरिंग है, जानवरों को जो मारा जाता है, हत्या की जाती है, उसको यहाँ पे रोका जा सके। ठीक है, और उसको रोकने का एक बढ़िया तरीका यही है कि जिसको मीट कंज्यूम करना है, जो भी कंज्यूम करता होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर इस प्रकार से लैब ग्रोन मीट को कंज्यूम कर सकता है। एनिमल की जो सफरिंग है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पर एक और चीज़, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे बोला जाता है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप रियल मीट कंज्यूम कोई करेगा तो रियल मीट में क्या होता है दोस्तों, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो जो लैब में मीट ग्रो किया जाता है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलग से न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, इसको और हेल्दियर बना सकते हैं जिसमें फैट कंटेंट थोड़ा सा कम रहेगा। ये बात भी दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस नज़र आता है। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई जो लैब ग्रोन मीट है इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या कुछ परेशानियां भी आपको नज़र आती हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी दिक्कतें, समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस। अभी कोई सुन लेगा तो यहाँ पर मतलब कोई कहेगा यार ये सब चीज़ें नहीं है, मतलब जो चीज़ों को समझेगा नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इतनी जानकारी नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर चीज़ें मैटर करती हैं। लोग यहाँ पे कहेंगे आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्सेप्टेंस है कंज्यूमर का वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा जो चैलेंज है वो है कॉस्ट। दोस्तों ये जो काम किया जा रहा है केवल बोलने में आसान है, इस काम को प्रोसेस में लेकर आना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसके लिए हाई कॉस्ट चाहिए। ठीक है, बहुत पैसा चाहिए पूरा का पूरा काम करने के लिए। फिर आती है स्केलेबिलिटी। जो आज के समय पर प्रोडक्शन हो रहा है इस लैब ग्रोन मीट का, वो बहुत लिमिटेड लेवल में है। तो यहाँ पर एक लिमिटेड लेवल में ही लैब के अंदर आप मीट को ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा बड़े लेवल पर ग्रो नहीं कर सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। फिर आता है रिसोर्सेज की। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको हाई क्वालिटी के सेल्स चाहिए होंगे, सूटेबल ग्रोथ मीडियम्स चाहिए होगा, और भी बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस प्रकार से लैब ग्रोन मीट को प्रोड्यूस कर सकें। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी हमारे लिए थोड़ी दिक्कत बन सकती है, चैलेंज बन सकती है। तो इसके इंपॉर्टेंस प्लस इसके चैलेंजेस दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है।
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करोगे। हाल ही में हम लोगों ने भारत रत्न अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी एक और व्यक्ति, एक और पर्सनालिटी न्यूज़ में आ चुकी हैं जिनका नाम है एल के आडवाणी। नाम आपने सुना होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को दोस्तों यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये डिटेल्ड से आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और 2015 में ही इनको पद्म विभूषण अवार्ड यानी कि जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे भी सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो इससे ऊपर कोई ऐसा ऑनर वाला अवार्ड आपको देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये अभी न्यूज़ में बने हुए हैं। क्योंकि देखो, देख पाओगे यहाँ पे जो राम मंदिर था उसमें फिर राम रथ यात्रा हो गई है ना, उन सब चीज़ों में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, ये भी यहाँ पर बताया जाता है। तो आप कह सकते हो कि सभी चीज़ों को देखते हुए, कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए, यहाँ पर एक बीजेपी वेटरन है, बीजेपी लीडर भी हैं एल के आडवाणी, तो इनको अभी दोस्तों यहाँ पर ये भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न अवार्ड की जो पूरी लिस्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है, चाहो तो आप लोग इसको अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हो। वैसे ज़्यादा काम में आएगी नहीं, बट शुरुआती और आखिरी के 2-4 याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 2024 में अभी तक 2 भारत रत्न अवार्ड दिए जा चुके हैं दोस्तों। 2024 वाले एटलीस्ट ध्यान तो रखना ही ना। अभी 2024 में एक और अवार्ड दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को, है ना, और दूसरा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और आपको पता ही है एक साल में केवल 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो 2 तो हो चुके हैं। देखते हैं क्या एक आगे दिया जाएगा या कब दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वनडे एग्जामिनेशन में आपसे नाम पूछ लिया जाएगा, नाम आपको पता चल चुका है। दूसरी चीज दोस्तों, आपने इस अवार्ड के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत रत्न क्या है दोस्तों? भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का। ठीक है, ये अवार्ड यहाँ पर मतलब उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने देश की सर्विस में बिल्कुल एक्सेप्शनल वर्क किया है। समझ गए? और ध्यान रखना, भारत रत्न जो है ना, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के तहत एज अ टाइटल यूज नहीं किया जा सकता। मतलब लोग लाम के आगे लगा देते ना भारत रत्न अवार्ड ये इस प्रकार से, तो हम भारत रत्न को एक टाइटल की तरह नहीं देखते हैं। हमारा खुद यहाँ पर संविधान आर्टिकल 18 ये बात मेंशन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बात यह है कि जब बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड की, तो ये कैसे दिया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। इसके जो रिकमेंडेशन है वो की जाती है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट को। कहने का मतलब है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारे राष्ट्रपति से बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति को या इनको यहाँ पर यह भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है, आपके क्या विचार हैं? तो उस बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है भारत रत्न अवार्ड को प्रोवाइड करवाने में। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में केवल और केवल 3 भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। क्लियर? आगे आता है। अब दोस्तों यूपीएससी ने 2021 में एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया। प्रश्न ये था कि भैया भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट से, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। पहला बोलता है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स एज अ टाइटल यूज किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपको पढ़ाया। फिर दूसरा, जो पद्म अवार्ड से जो लाया गया था 1954 में, ये एक बार सस्पेंड भी हो चुका है। 2 बार सस्पेंड हुआ है दोस्तों, एक बार नहीं, आपको मैंने पढ़ा रखा है। वैसे अभी हम केवल भारत रत्न की पढ़ रहे हैं तो इस वजह से पद्म अवार्ड्स का डिस्कशन नहीं किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। वैसे थर्ड को देखोगे तो जो नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड है वो एक साल में केवल 5 दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। नहीं भाई, 5 नहीं, मैक्सिमम 3 दिए जा सकते हैं। इस वजह से तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट वन। आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में हम लोगों ने न्यूज़ डिस्कस की, उसके पीछे काफ़ी सारा बैकग्राउंड डेटा पड़ा। ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक रेडीमेड प्रिंटेड नोट के फॉर्म में एक पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी लिखने वगैरह की जो दिक्कत है आपकी खत्म हो जाती है। सारी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहो तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। उससे अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, आपका स्टोरेज वगैरह का कोई इशू होता नहीं है। आप अगर आज भी ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, पुराने पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। डेट वाइज सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपका कोई भी स्टोरेज का इशू नहीं है, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं।
अच्छी बात यह भी है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ पर फायदे हो रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हम लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक एलिफेंट को केरला में कैप्चर किया गया था, पकड़ा गया था, फिर उसको दोस्तों यहाँ पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, शिफ्ट किया गया, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। तो केरला से पकड़ के कर्नाटका के अंदर बंदीपुर टाइगर रिजर्व में इसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, उसी दिन यहाँ पर उस एलिफेंट की डेथ हो गई, जिस वजह से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अभी बंदीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर कवर हुए हैं। और एग्जामिनेशन में ये इंसिडेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ही पता है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा यार आप क्या न्यूज़ पढ़ा रहे हो सर। लेकिन एग्जामिनेशन में एक चीज़ तो पूछी जा सकती है ना, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये तो हमारे सिलेबस का टॉपिक है ना, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं, हर साल आते हैं। इनका लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो फटाफट हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्या है ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व को दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसके आसपास और भी कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। फॉर एग्जांपल मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आसपास कई सारे और भी टाइगर रिजर्व्स नजर आते हैं। समझ गए इस बात को? अभी मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूँ इसकी, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से याद रख पाओगे। वैसे यहाँ पर जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है ना, ये कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, मैसूर और साथ ही साथ में चामराजनगर, ठीक है। और ऐसे एरिया पे ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कि वो एरिया ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी कि तीनों स्टेट, हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है, तीनों का एक पर्टिकुलर एरिया है, तीनों का ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहीं पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। तो आप ये देख पाओगे, यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। ये कर्नाटका हो गया, नीचे केरला हो गया, और यहाँ पर आपको तमिलनाडु भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीनों के तीनों मिल रहे हैं, वहीं पर आपको ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के और भी कई सारे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सारा डिटेल ये फोटो के अंदर आपको नीचे दिख पा रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल 22वें नंबर पर यहाँ पे बोला गया है, यह है बंदीपुर नेशनल पार्क। तो 22वें नंबर को अगर हम देखेंगे तो ये है वो 22वां नंबर। ये एक वो पॉइंट है, ये आप देख पा रहे होंगे खुद कि ऊपर का कर्नाटका है, बराबर का केरला हो गया, नीचे का तमिलनाडु, ये तीनों रीजन्स हैं। यहीं पर क्या है, बंदीपुर हमारा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो लोकेशन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया को एज अ टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, ठीक है। फिर 1985 में दोस्तों इसके अंदर में और भी एरियाज इंक्लूड हो गए। फॉर एग्जांपल वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो इसका एरिया साइज बढ़ता चला गया, नाम इसका बंदीपुर नेशनल पार्क भी रख दिया गया, ठीक है। वैसे एक टाइगर रिजर्व भी है ये। लोकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व की। देखो बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये मैसूर एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस लैंडस्केप पर देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। एलिफेंट की पॉपुलेशन, एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, ये जो पार्क देखने को मिलेगा, ये कावेरी नदी और मोयर नदी के बीच में है। यानी कि इस पार्क के ऊपर नॉर्थ में जो है कावेरी नदी बहती है और साउथ में इसके मोयर नदी बहती है। और इस पार्क में से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है नुगु रिवर, नुगु नदी। और इसी पार्क के अंदर में जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि काफ़ी सारे पहाड़ी भी हैं, और पहाड़ियों में जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो पीक है, उसका नाम है हिमावत गोपालास्वामी बेता, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक की बात हो गई। अब कर्नाटका में दोस्तों और भी कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अलावा भी आपको भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व, इस प्रकार से और भी टाइगर रिजर्व्स आपको नजर आएंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये कुछ अदर टाइगर रिजर्व्स हैं, ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन भले ही पुराना है बट देखोगे इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। आपको 4 प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर दिए गए, बताना है इनमें से कौन से एरिया को टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है। सबसे पहला ही क्या है, बंदीपुर। क्या बंदीपुर टाइगर रिजर्व है? जी बिल्कुल है, इसको टाइगर रिजर्व बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर भितरकनिका हो गया, मानस हो गया, सुंदरबन हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1, 3 एंड 4। यानी कि अगर 2012 के हिसाब से देखें तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो चुका है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका वेटलैंड है हमारा। ठीक है, तो डिक्लेयर टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 4। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पाओगे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिरकार बाकी जो नेशंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कनाडा का सबसे बड़ा एग्जांपल लिया गया है कि कनाडा जो है क्यों आखिरकार विदेशी बच्चों के लिए अपने नियमों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और कैसे नियम लाने की कोशिश कर रहा है। देखो हुआ क्या है, जो कनाडा है दुनिया भर से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। उसमें इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा परसेंटेज है, चाइनीज स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा परसेंटेज है। वैसे दुनिया भर से यहाँ पर बच्चे जाते हैं कनाडा में पढ़ाई करने के लिए। अब क्या है, कनाडा ने क्या कर दिया है, इन बच्चों के लिए जो स्पेशली अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों कई सारी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी हैं, कई सारी रेस्ट्रिक्शंस। बाकी ध्यान रखना ये केवल जो ग्रेजुएशन वाले लोग जा रहे हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो मास्टर्स वाले हैं या उसके ऊपर वाले हैं तो उनके लिए इतनी कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं। बट आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है कनाडा, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो मैटर है कि आखिरकार पहले ये जानो। तो दोस्तों रिसेंटली कनाडा ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, और इस आर्टिकल में यही एक्सप्लोर करके बताया गया है। आखिरकार कनाडा की सरकार ने क्या डिसीजन लिया। कनाडा की सरकार ने पहला डिसीजन ये लिया कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, बाहर से जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके वीज़ा के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। और इन्होंने ये बोला कि इस बार जो नया सेशन स्टार्ट होगा कनाडा में, जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर 2024 से, और तब से ही दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रूल्स हैं वो भी लागू होंगे। इनका मेन पर्पज़ है कि जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको 35% अब की बार कम करना कनाडा में। ऐसा यहाँ पर ये कनाडा बता रहा है कि भाई पहला नियम इनका यह है। दूसरा PGWP मॉडिफिकेशन इन्होंने अनाउंस किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करे जाएंगे, ये बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे नाम से पता चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब कोई ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं कनाडा में अपना काम, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद काम कर सकता है। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर में भी क्या कर दिया गया, काफी सारे चेंजेस कर दिए गए कि नहीं भाई काम करने की इजाजत नहीं देंगे, ग्रेजुएशन करो और वापस जाओ। फिर ऐसे यहां पर दोस्तों एक और नियम है, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पाउसल वर्क परमिट्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको पहले उनके स्पाउस के लिए, उनके जीवन साथी के लिए, साथ का कोई व्यक्ति है उसके काम के लिए वर्क परमिट्स दिए जाते थे। बट अभी यहां पर मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम के अलावा किसी और चीज की पढ़ाई के लिए कोई कनाडा जाएगा तो उसको इस प्रकार का वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है ये जो लिमिट्स हैं ये टेम्पररी हैं, थोड़े समय के लिए। इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे एक सेशन के लिए, पूरा एक सेशन जो चलेगा पहले देखेंगे क्या असर पड़ रहा है, उसके हिसाब से यहां पर चेंजेस करे जाएंगे आगे। अब सवाल यह है कि इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कनाडा फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर जो लगा रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, यानी इसका असर क्या पड़ेगा, स्पेशली इंडियंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये 2 साल के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बच्चों के ऊपर में, ये केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हैं। मास्टर्स, PhD या दूसरे कोर्सेज इससे अलग हैं, केवल अंडर ग्रेजुएशन के लिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये रिस्ट्रिक्शन केवल नए एप्लीकेंट्स के ऊपर लगाया जाएगा, यानी जो ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, पहले से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कोई नियम लागू नहीं है। जो नया बच्चा जाएगा, नए सेशन में आएगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये सारे रूल्स काम करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं दोस्तों,
वो यहाँ पर अब ये कम से कम थोड़ा मतलब कम से कम दिया करेंगे। अब सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि जैसा चल रहा था चलने देते, आखिरकार कनाडा क्यों कर रहा है ऐसा, रीज़न क्या है? तो रीज़न में सबसे पहला रीज़न है हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा। दोस्तों, फॉरेन स्टूडेंट्स की जो कगार है वो इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी है कनाडा में कि वहाँ पे घर की कमी हो चुकी है, और घर की कमी की वजह से जो रेंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, महंगाई अल्टीमेट लेवल पर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर है नहीं। तो इस चक्कर में यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है कनाडा। सेकंड जो रीज़न बताया जा रहा है वो है पुअर क्वालिटी एजुकेशन बाय इंस्टीट्यूट्स। देखो, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, अपनी चिंताएं खुद व्यक्त कर चुके हैं। हुआ क्या है, कनाडा में बाहर से बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो कनाडा के अंदर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों को ले रहे थे, वहाँ पे सीट्स हो गई फुल। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो इतना बढ़िया एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में जो ट्यूशन फीस है वो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो फीस तो बहुत ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से कनाडा ने कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो स्टूडेंट्स के ऊपर में लगाना शुरू किए हैं। चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर 3 से। आप इसको लिंक कर सकते हो क्योंकि ये आर्टिकल हमारा साइंस एंड टेक पर प्रेजेंट है। आपको पता है संडे में साइंस एंड टेक के न्यूज़ आर्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया मेड टाइफाइड वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ बच्चों को ऑलरेडी यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई थी, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 9 महीने से लेकर 12 साल तक है। ठीक है, तो ये ट्रायल यहाँ पर सबसे पहली बात कैरी आउट किया गया अफ्रीका के मालावी के अंदर में, कि भाई जो टाइफाइड वाला फीवर है, टाइफाइड वाला बुखार है, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकें। अब होता यहाँ पर यह है, जो बच्चों को वैक्सीनेट किया गया था सिंगल डोज देकर, तो 2018 में इनको वैक्सीनेट किया गया मान लो, तो उनमें से कुछ बच्चों के अंदर में उस वैक्सीन की जो एफिकेसी लेवल है कि कितनी एफिशिएंटली यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से उस वैक्सीन ने काम किया है, तो उसमें थोड़े से डिफरेंसेस नजर आए। दोस्तों, यहाँ भी बोला जा रहा है पिछले 3 या 3.5 सालों के अंदर में जो स्पेशली बच्चा है जिसकी उम्र 9 महीने से लेकर 2 साल है, उसके अंदर 70.6 के आसपास 70.6% एफिशिएंसी नजर आई है वैक्सीन की। और जो स्पेशली जो बच्चा जिसकी उम्र 2 साल से ऊपर है, 2 साल से ऊपर है और 12 साल के तक है, तो उसके अंदर में 79% जो एफिशिएंसी वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो जो एफिकेसी है यहाँ पर एट द एंड ये जो हमको देखने को मिली है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो ये जो यहाँ पर वैक्सीन दी गई है दोस्तों, यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये फिर भी दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में बढ़िया है, क्योंकि टाइफाइड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखोगे कई सारे बच्चे दुनिया भर में टाइफाइड से पीड़ित हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया गया आर्टिकल के अंदर, 2019 में एक एस्टिमेटेड लगभग 9.24 मिलियन टाइफाइड के केसेस हमको नजर आए थे, और 1,10,000 डेथ हुई थी दुनिया भर में 1 साल के अंदर टाइफाइड की वजह से। और जो मेजोरिटी ऑफ टाइफाइड के केसेस है दोस्तों, वो हमारे अफ्रीका से या साउथ ईस्ट एशिया से नजर आए थे। तो इस वैक्सीन की जो एफिकेंसी है वो जो बच्चों में देखने को मिली है उसको प्रॉपर स्टडी किया गया, और बच्चों को जो वैक्सीन दी गई थी दोस्तों उसमें एक बढ़िया असर देखने को मिला। अब क्या है, हमें इसी एफिशिएंसी लेवल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, और ज़्यादा इसके ऊपर में काम करना होगा, ताकि टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकें। समझ गए? तो एक वैक्सीन भी है कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है भारत बायोटेक के थ्रू, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्री क्वालिफिकेशन भी मिल चुका था 2017 में। तो अभी वैक्सीन्स के एफिकेसी लेवल पर हमें थोड़ा सा और काम करना होगा, ये भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो टाइफाइड है दोबारा हो सकता है। यहाँ पे जो जिस राइटर ने आर्टिकल लिखा है, जिसने इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो टाइफाइड है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों जो टाइफाइड को प्रोड्यूस करता है, ये बार बार बच्चों में, स्पेशली यहाँ पे 5 से 15 साल तक के बच्चों में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये बाद में भी इस प्रकार से टाइफाइड को वापस से ला सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें थोड़ा एफिशिएंसी लेवल को और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। ठीक है, तो कुछ ट्रायल्स का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये ट्रायल्स वगैरह आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो है मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, टाइफाइड क्या है ये। तो टाइफाइड का जो बुखार होता है दोस्तों, ये एक जानलेवा बुखार होता है। ये इन्फेक्शन होता कैसे, एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोवर टाइफी, जिसको हम लोग साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जानते हैं।
और पता है खास बात यह है कि जो ये बैक्टीरिया होता है ये केवल ह्यूमंस के थ्रू कैरी किया जाता है, केवल इंसान ही यहाँ पर इस पूरे बीमारी को फैलाता है। यहाँ पे कोई जानवर का लेना देना नहीं है। जैसा आप कई सारे और बीमारियों में देखते हो कि भाई इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े हो गए, मच्छर हो गए जो इस बीमारी को फैला रहे हैं, यहाँ पे कोई एनिमल इसका कैरियर नहीं है, केवल ह्यूमंस ही यहाँ पर इसके मेन कैरियर हैं। सवाल यह है कि आखिरकार फैलता कैसे है टाइफाइड। टाइफाइड का जो बुखार है दोस्तों, ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि गंदा खाना, गंदा पानी की वजह से यहाँ पर हो जाता है और बिना ट्रीटमेंट के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 लोगों को यहाँ पे टाइफाइड हो गया, सबको ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें से एक बच गया, एक को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक व्यक्ति बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो गया, बिना ट्रीटमेंट के वो टाइफाइड से रिकवर कर गया, तो वही व्यक्ति क्या करेगा, कैरियर बन जाएगा इस टाइफाइड का। वही व्यक्ति ये टाइफाइड को आगे फैलाएगा दूसरे पर्सन में, क्योंकि वो व्यक्ति को बिना ट्रीटमेंट के उसकी हेल्थ थोड़ी सही हो गई, उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है बीमारी के, लेकिन यहाँ पर उसके मल में या पेशाब में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है दोस्तों। और स्पेशली जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सबसे बड़े रिस्क पर होते हैं जिनको ये टाइफाइड का बुखार हो सकता है। और स्पेशली यहाँ पर टाइफाइड का बुखार अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो एशिया के अंदर, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, कैरिबियन कंट्रीज़ हो गई, सेंट्रल साउथ अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ सभी जगह पर इन टाइफाइड का एक सबसे बड़ा रिस्क हमको नज़र आता है। ठीक है, तो ये टाइफाइड के बारे में ये हमने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों टाइफाइड के कई सारे सिम्टम्स हैं, कई सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है जब बुखार आता है, भूख मर जाती है, पेट में बहुत दर्द होता है, अल्सर्स होने लगते हैं, ठीक है, पेट खराब हो जाता है, डायरिया जिसको बोलते हैं, दस्त होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, स्किन के ऊपर रैशेस होने लगते हैं, बॉडी से पानी सूखने लगता है और पानी सूखने की वजह से सर में दर्द होने लगता है, इरिटेशंस होने लगती हैं, गला खराब होने लगता है, कफ हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई पड़ते हैं हमें टाइफाइड के केसेस के दौरान। सवाल है इसके प्रिवेंशन की, कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइफाइड वैक्सीन है ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कैप्सूल की, तो जो हमारे एडल्ट पर्सन है जो 18 से ऊपर के हैं, ठीक है, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से ऊपर है, 6 से ज़्यादा साल के हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये कैप्सूल वगैरह प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आता है शॉट्स, जो एडल्ट या चिल्ड्रन है जिनकी उम्र यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पर एक इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है वो यहाँ पर है। ठीक है, जिसको यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ट्रैवलिंग से 2 सप्ताह पहले दी जाती है। तो ये जो टाइफाइड वैक्सीन है ये 50 से 80% इफेक्टिव मानी जाती है। तो टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल है एक ओरल मेडिकेशन के तौर पर, ध्यान रखना। ठीक है, ओरली यहाँ पर खिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो वैक्सीन है अवेलेबल है, बट इतनी भी प्रॉपर बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं है जैसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई इस बीमारी को हम खत्म कर सकें। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जो टाइफाइड का बुखार होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। आप एंटीबायोटिक्स का यूज करके टाइफाइड को ठीक कर सकते हो, लेकिन पता है एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज करने से या बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप यूज करते हो या आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, आप बेफालतू में एंटीबायोटिक का भी यूज कर लेते हो, तो इससे टाइफाइड और बदतर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये टाइफाइड के लिए ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ज़्यादा गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स के यूज़ करने से जो टाइफाइड की बीमारी है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी कि ऐसी वो टाइफाइड हो जाता है वो कि बॉडी के अंदर आप कितना एंटीबायोटिक खा लो, उस एंटीबायोटिक से टाइफाइड के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो ऐसे जो टाइफाइड्स उसको ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड बोलते हैं दोस्तों। और सन 2000 से अगर हम देखें तो इस प्रकार से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के केसेस हैं वो हमें देखने भी मिले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम भी हुए हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखोगे बांग्लादेश और इंडिया में, नेपाल में काफ़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार के जो ड्रग रेजिस्टेंट वाले टाइफाइड के केसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। तो ये टाइफाइड के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नव आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हम लिंक करेंगे। आपको पता है कई बार क्या होता है ना, अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, वो न्यूज़ में रहती हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक बटरफ्लाई न्यूज़ में है, ध्यान रखना, जिसका नाम है डस्टेड अपोलो। ठीक है, तो डस्टेड अपोलो एक रेयर बटरफ्लाई, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है, बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसकी फोटोग्राफ खींची गई है, जिस वजह से न्यूज़ में है। और आप देख पाओगे द हिंदू ने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल जो है यहाँ पर छाप दिया है इसको लेकर।
तो डस्टेड अपोलो, जिसका साइंटिफिक नेम है परनेसिस स्टेनोसेमिस, एक रेयर हाई ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाई है जिसकी रिसेंटली फोटोग्राफ ली गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। जो ये बटरफ्लाई है दोस्तों, इसकी अपोलो वाली जो स्पीशी है, ये कई सारी और भी बटरफ्लाइज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब बात करते हैं डस्टेड अपोलो की, तो ये लद्दाख से वेस्ट नेपाल तक यहाँ पर पाई जाती हैं। ये वाली बटरफ्लाई इतनी ऊंचाई पर उड़ती हैं, मतलब 3500 से लेकर 4800 मीटर इसकी ऊंचाई पर, हमारे हिमालयाज में, इनर हिमालयाज में स्पेशली। फिर जो ये डस्टेड अपोलो है, जैसे मैंने आपको बोला, एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दिखाई पड़ती है, बट दिखाई दी इस वजह से चर्चाओं में। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो डस्टेड अपोलो की जो स्पीशी है, ये लद्दाख के अंदर में जो एक बैंडेड अपोलो है उसके साथ में मिलती जुलती है, जो ये वाली स्पीशी है। ठीक है, उसके साथ में मिलती जुलती यहाँ पर एक पुरानी स्पीशी भी है हमारी। उसके अलावा कुछ और रेयर स्पीशीज भी हैं अपोलो में ही, जैसे रीगल अपोलो नाम की भी एक बटरफ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है पार्नेसियस कैल्टोनिस। तो यहाँ पर जो रीगल अपोलो है, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के तहत। इसको भी रिसेंटली यहाँ पर फोटोग्राफ किया गया था, इसके बाद फोटो खींचा गया था। तो ज़्यादातर जो आपको ये अपोलो वाली बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर बटरफ्लाइज ये आज के समय पर खतरे में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो कोई क्वेश्चन है तो ज़्यादातर वैसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इनके प्रोटेक्शन की, इनके कंजर्वेशन की लगातार यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है लगातार, ताकि हम इस प्रकार से जो अपोलो बटरफ्लाइज हैं इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे सकें, इनको बचा सकें। कई बार दोस्तों मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बन चुके हैं, स्पेशली बटरफ्लाई की स्पीसी को लेकर भी क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ थोड़ा सा। एक बार ना क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, चाहो तो आप लोग चेक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, 2016 में यहाँ पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में हमारे देश में जो कोई राज्य है, कोई ऐसा राज्य है जिन्होंने एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया, तो बताओ वो राज्य कौन सा है। तो उसका वैसे सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पर एक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। और बटरफ्लाई की कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वो हाल ही में न्यूज़ में रह चुकी हैं, साल भर में न्यूज़ में रह चुकी है, तो वो भी ध्यान में रखना है ना। दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही था, क्योंकि आपको पता है आज संडे है, संडे में न्यूज़ आर्टिकल्स कम होते हैं, कुछ रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, और वो रिपीटेड आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत बार डिस्कस किए जा चुके हैं, तो उसमें कोई ऐसा दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ आर्टिकल्स में जो नए नए इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी कल से जो हमारा वीडियो है वो मॉर्निंग में आ जाया करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो मॉर्निंग के दोनों वीडियो हैं वो आया करेंगे। अभी आपको पता है मैंने फ्राइडे में वीडियो डाला था, है ना। मैं भी खुश था यार कि मैं 2 वीडियो डालूंगा, बट जो इश्यूज़ है वो मेरे स्पाइन स्ट्रेन के ठीक नहीं हो पाए, अभी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। थोड़ा और रेस्ट बढ़ाया गया, जिस बेसिस पर यार मुझे जो वीडियोज़ हैं वो थोड़े से डिले करने पड़ रहे हैं। अब ये जो वीडियो है थोड़ा डिले हो रहा है, आजकल 11, साढ़े 11, 12 ही बज जाते हैं, बट जल्दी यहाँ पर या कल से 9 बजे तक आपका ये जो वीडियो है आपको मिल जाया करेगा, आप उसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, बाकी यार देखो एक चीज़ ये भी है ना, कई सारे लोग कमेंट करते हैं सर देर पे देर हो रही है। हाँ मुझे पता है यार, प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उस चक्कर में यहाँ पर देर हो रही है। और दूसरी चीज़ देखो, नुकसान तो यहाँ पे मेरा ही है ना यार, मुझे भी तो बुरा लगता है। मतलब जितनी टेंशन आपको है कि वीडियो जल्दी आ जाए, उससे कहीं गुना ज़्यादा टेंशन यार मुझे है वीडियो जल्दी लाने की। रीज़न की आपको भी पता है, देखो जो वीडियोज़ है एक समय पर हमारे वीडियोज़ में, द हिंदू के वीडियोज़ में 70,000 से कम व्यूज़ आते नहीं थे, 60-70, अभी 40-50, 40-50, फिर भी यहाँ पर इतने 20 के बीच में रुके रहते हैं। तो व्यूज़ ऑटोमेटिक कम हो रहे हैं, देखो क्योंकि ये वीडियो डेली अपलोड होता है, ऑब्वियस सी बात है ना, सीधी सादी बात है। तो इसमें इश्यूज़ हैं। देखो यार मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। व्यूज़ कम हो रहे हैं, वीडियो का जो चैनल का जो रीच है, वीडियो का रीच है वो कम हो रहा है, चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं भी चाहता हूँ यार जल्दी आए अपलोड, जल्दी अपलोड हो वीडियो, चैनल आगे ग्रो करे। आपसे ज़्यादा टेंशन होगी मुझे इन सब चीज़ों की, बट वही है, जब बॉडी साथ नहीं देती है तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं यार। स्पाइन स्ट्रेन का इशू है, मैं अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा जोर दूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा कि परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो इस चक्कर में थोड़ा हेल्थ सही हो जाएगा, हेल्थ रहेगी अच्छी तो फिर सारा काम अच्छा होता रहेगा। इस चक्कर में यार थोड़ा सा डिले हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, बट मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से कि वीडियो एक भी दिन स्किप ना हो, रेगुलर बेसिस पर आपको ये जो वीडियोज़ है वो मिलते रहें। ठीक है ना। आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2018 का ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आपसे पूछा गया, कुछ टर्म दी गई हैं, वनाक्राय, पेटिया और इटर्नल ब्लू। कभी कभी यहाँ पर ये टर्म्स न्यूज़ में रहती हैं, तो एक किस चीज़ से रेफर करती हैं या किसी से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है साइबर अटैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो साइबर अटैक से रिलेटेड हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी दोस्तों जो कल वीडियो लेकर आऊँगा उसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर मैं मिक्स कर दूंगा, मतलब मिला दूंगा बहुत सारा। मतलब वीडियो हमारा शॉर्ट भी आपको पता है कि यार मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा हूँ, इस चक्कर में वीडियो शॉर्ट आ रहा है, फिर भी 40 मिनट तक यहाँ पर वीडियो जो हमारा मेंटेन हो पा रहा है।
कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द आपके जो वीडियोज़ है, जैसे घंटे भर के वीडियोज़ आते थे, उसको अपलोड किया जाए। और मैं आपके सेक्शंस डिवाइड कर दूंगा। मतलब अभी जो मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा कल के लिए, जिसमें सारे सेक्शंस डिवाइड होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पीडीएफ आपका एक कह सकते हो कि बढ़िया सोल्यूशन होगा हर चीज़ का। खैर वो कल ही देख लेंगे पीडीएफ में जो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा मंथली डेटा होता है वो मंथली डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।